अलग अलग नोटिस देना जरूरी नहीं है। एक से ज्यादा उस लैंड में, उस बेल्ट में एक से ज्यादा इंटरेस्टेड पर्सन है तो सबको अलग अलग से नोटिस देना ये कंपलसरी नहीं है। इसमें एक केस लॉ है, गुजरात स्टेट वर्सेस नानी हमन पोलचे पंच एंड अदर्स 1972, सिविल अपील नंबर 1464। वापस से केस लॉ रिपीट करती हूँ। गुजरात स्टेट वर्सेस नानी हमन पोलचे पंच एंड अदर्स 1972। यह केस लॉ इसमें दी गई है कि पब्लिकेशन देना जरूरी है, नहीं तो वो इलीगल माना जाएगा। और एक केस लॉ है, हिंदुस्तान ऑयल्स मिल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर 1973, सिविल अपील 380 एंड 381। तो इसमें डिफाइन किया गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन या फिर नोटिस देना, नोटिस लगाना ये आवश्यक है। ये तो आवश्यक है ही, लेकिन जिस स्थानिक एरिया में नोटिस लगाई जाती है तो उस नोटिस में मेंशन होना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी ये जमीन एक्वायर करने वाली है। तो उस कंपनी का नाम उस नोटिस में लगाना, मेंशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो महत्वपूर्ण दोष माना जाएगा, पब्लिकेशन का महत्वपूर्ण दोष माना जाएगा। तो ऐसा इस केस लॉ में डिफाइन किया है। और जनरली हम देखते हैं कि जिधर भी मोनो मेट्रो का कुछ भी या बीएमसी के अंडर काम चल रहा है तो फिर वह उधर लिखा रहता है बैरिकेड्स पे, या फिर जो लोखंडी जो पत्रा कंटिन्यू लगा रहता है तो उस पे लिखा होता है कि ये जे कुमार की ओर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या फिर म्हाडा की ओर से, रिलायंस की ओर से। तो हम लोग देखते हैं कि उधर लिखा रहता है जे कुमार, रिलायंस, या फिर दिस कंस्ट्रक्शन अंडर बीएमसी, या बीएमसी के अंदर, यानी बीएमसी के अंडर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम देखते हैं जनरली कि लिखा होता है। तो कोर्ट ने बोला है इस मैटर में कि वो मेंशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फिर दोष माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 5, डैमेज अगेंस्ट कॉम्पनसेशन। जो नुकसान हुआ है उसके अगेंस्ट पैसे देना। जो भी नुकसान हुआ है तो उसके अगेंस्ट पैसे देना, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, ओनर को जो भी कॉम्पनसेशन रहता है तो गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो कॉम्पनसेशन उस ओनर को देना। जो भी डैमेजेस हुआ है उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन देना जरूरी है। और ऐसे दिए जाने वाले कॉम्पनसेशन के बारे में रेवेन्यू ऑफिसर डिसीजन लेगा, कलेक्टर का डिसीजन फाइनल होगा। जो भी कॉम्पनसेशन उस ओनर को, उस ग्रुप को, उस स्थानिक एरिया में दिया जाना है तो कलेक्टर का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। जो भी क्लेम आएंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे तो कलेक्टर हियरिंग करेगा और जो भी डिसीजन देगा वो फाइनल माना जाएगा। सेक्शन 5B, जो ऑब्जेक्शन आए हुए हैं तो उनकी हियरिंग करना। इसमें 1 यानी सब क्लॉज 1, जो लैंड एक्वायर की जाने वाली है तो उस लैंड के बारे में पब्लिकेशन होने के बाद, पब्लिकेशन कलेक्टर की ओर से किया गया तो पब्लिकेशन होने के बाद 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन देना है। 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, कलेक्टर ने कि पब्लिकेशन किया कि हमको ये जमीन एक्वायर करना है, पब्लिश कर दिया। पब्लिकेशन के डेट के बाद 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन रिटर्न में कलेक्टर को देना है। कलेक्टर जिसको ऑब्जेक्शन है उसे खुद बोलेगा आने के लिए। कलेक्टर जिसको ऑब्जेक्शन है वो खुद हाजिर रहने बोलेगा, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव मार्फत, या फिर उसके एडवोकेट मार्फत वो बात रखने की कलेक्टर अपॉर्चुनिटी देगा। 4 नेक्स्ट, ऐसे सब ऑब्जेक्शन सुनने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद कलेक्टर
क्या बनाएगा? अहवाल बनाएगा, रिपोर्ट रेडी करेगा, खुद की सिफारिश लगाकर, खुद का रेफरेंस देकर, अलग अलग जमीन के टुकड़े हो तो अलग अलग रिपोर्ट बनाएगा। अलग अलग जमीन के टुकड़े है तो कलेक्टर क्या करेगा? वो अलग अलग जमीन के बारे में जो जो अलग अलग ऑब्जेक्शन आए हैं उनका वैसे वैसे जमीन के बारे में, उन लोगों के बारे में वैसे वो रिपोर्ट बनाएगा। डिसीजन के लिए गवर्नमेंट के पास कलेक्टर वो रिपोर्ट भेजेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। और जो भी समुचित शासन है यानी जो भी अथॉरिटी है, रिलेटेड अथॉरिटी, उनका डिसीजन फाइनल होगा। जो भी लैंड में इंटरेस्टेड पर्सन है उन्हें हकदार माना जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उस लैंड में, जिनका भी हक है, उनको हकदार माना जाएगा कॉम्पनसेशन के लिए। सेक्शन 5A अनुसार नैसर्गिक नियम का भी पालन करना जरूरी है, यानी ऑब्जेक्शन सुनना, हियरिंग, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देना, उसकी बात रखने के लिए, ये कलेक्टर का ड्यूटीज है। सेक्शन 5A अनुसार इंटरेस्टेड पर्सन को उसकी बात रखने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, यह आवश्यक है। अगर प्रॉपर प्रोसेस नहीं हुआ तो, नैसर्गिक नियम का पालन नहीं हुआ, प्रॉपर प्रोसेस नहीं हुआ तो वो इलीगल माना जाएगा और वो सभी पब्लिकेशन, वो सभी प्रोसेस वो कैंसल हो जाएगा। इसमें केस लॉ है श्री मंदिर सीताराम जी वर्सेस लेट गवर्नमेंट दिल्ली एंड अदर्स 1972 1726 अपील नंबर। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, कभी कभी जो जमीन एक्वायर करनी है, कभी कभी जो जमीन एक्वायर की जानी है तो वो विशेष ग्रुप की हो सकती है। विशेष ग्रुप की यानी रीजनल पर्पज के लिए रीजनल ट्रस्ट की हो सकती है। रीजनल ट्रस्ट की वो जमीन धार्मिक रिलेटेड वो जमीन हो सकती है, जैसे मंदिर, मठ, मदरसा। तो ये ट्रस्टी भी तो पब्लिक इंटरेस्ट का ही काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही ये ट्रस्टी काम करते हैं। इसलिए इनके ऑब्जेक्शन सुनना बहुत अत्यावश्यक है। इस मैटर में लैंड एक्वायर प्रोसेस इलीगल माना गया। नेक्स्ट सेक्शन 6, जमीन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आवश्यक है ये डिक्लेयर करना। क्या डिक्लेयर करना? कि ये जमीन आवश्यक है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ऐसा डिक्लेरेशन करना। सेक्शन 5A अंडर जो सब क्लॉज 2 अनुसार जो भी रिपोर्टिंग दिया गया है वह देखकर, कलेक्टर ने जो भी रिपोर्टिंग दिया गया है तो वो रिपोर्टिंग देखकर गवर्नमेंट को लगा कि ये स्थानिक एरिया की जमीन पब्लिक इंटरेस्ट के तहत खुद को या कंपनी को जरूरत पड़ सकती है, या खुद को या कंपनी को जरूरत पड़ सकती है इस लैंड का, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन किया जाता है। जमीन के अलग अलग टुकड़ों के लिए अलग अलग डिक्लेरेशन पब्लिकेशन की जाती है, ऐसी प्रोविजन सेक्शन 6(1) में है। जमीन यानी बहुत सारी जमीन है तो अलग अलग टुकड़ों के लिए अलग अलग डिक्लेरेशन करना, अलग अलग पब्लिकेशन करना, इसके प्रोविजन इस सेक्शन में की गई है। 2, शासकीय गैजेट में पब्लिकेशन एंड उस स्थानिक एरिया में, यानी गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिकेशन करना और उस स्थानिक एरिया में 2 न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन होगा तो उनमें से एक पेपर रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। ये हमने पहले भी देखा इंट्रोडक्शन में कि एक पेपर रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए और पब्लिकेशन गवर्नमेंट गैजेट में होना चाहिए और 2 पेपर में ऐड देना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए और 2 न्यूज़पेपर में से एक पेपर रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। पब्लिकेशन में जो लास्ट डेट होगा वो डेट पब्लिकेशन का डेट माना जाएगा। अब लास्ट डेट कौन सा, यानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन किया वो डेट,
और पेपर में जो पब्लिकेशन किया उस स्थानिक एरिया में 2 न्यूज़पेपर में, तो जो भी इनका लास्ट डेट है पब्लिकेशन का ये दोनों प्रोसेस में, वो लास्ट डेट पब्लिकेशन का लास्ट डेट माना जाएगा। उस डेट से 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन देना है ओनर को या इंटरेस्टेड पर्सन को, तो वो लास्ट डेट माना जाएगा। जो भी पब्लिकेशन का जो प्रोसेस किया जा रहा है कि उस एरिया में वो चिपकाया जाएगा पब्लिकेशन, तो कोई भी बारे में प्रोसेस के बारे में लास्ट डेट लास्ट माना जाएगा। पब्लिकेशन में कौन सी कंपनी, कितना स्क्वायर फीट एरिया, लैंड का मैप जो तैयार किया गया है वो कहाँ देखने मिलेगा, वो मैप, वो जगह का एड्रेस नमूद किया जाएगा। पब्लिकेशन में यह भी इंक्लूडेड रहेगा क्या कि मैप, कितनी स्क्वायर फीट जगह गवर्नमेंट लेने वाला है, कहाँ से कहाँ तक लेने वाला है, कितना लैंड लेने वाला है और उसका मैप, और कहाँ क्या उस पर कंस्ट्रक्ट होने वाला है, मैप तैयार किया जाएगा। और वो मैप वो कहाँ देखने मिलेगा, वो डिटेल में मैप, तो उसका एड्रेस उस पब्लिकेशन में इंक्लूडेड रहेगा। इसमें डेफिनेशन है अब्दुल गफूर सिकंदराबाद वर्सेस यूपी स्टेट 1984 अलाहाबाद 283। इसमें डिफाइन किया गया है इस मैटर में, कलेक्टर ने अगर अपने ड्यूटीज में कसूर किया यानी प्रॉपर पब्लिकेशन नोटिस नहीं दिया गया, प्रॉपर पब्लिकेशन कलेक्टर ने नहीं किया, लैंड का जो ओनर है उसको अपनी बात रखने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो पूरा प्रोसेस इलीगल माना जाएगा। सेक्शन 6 अंडर पब्लिकेशन इलीगल माना जाएगा, पूरा प्रोसेस इलीगल माना जाएगा। इस मैटर में ऐसा इंक्लूड किया गया है, डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 7, पब्लिकेशन के बाद कलेक्टर ने लैंड एक्वायर के लिए अगला प्रोसेस करना। पब्लिकेशन के बाद कलेक्टर का अगला स्टेप्स। सेक्शन 7, समुचित शासन यानी जो भी रिलेटेड अथॉरिटी है, जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है या समुचित शासन या अपॉइंटेड ऑफिसर लैंड एक्वायर के लिए कलेक्टर को डायरेक्शन देगा, कलेक्टर को डायरेक्शन देगा। कमिश्नर या जिसको हम आयुक्त भी बोल सकते हैं, आयुक्त कलेक्टर को, आयुक्त क्या करेगा, कलेक्टर को डायरेक्शन देगा उपाय योजना करने के लिए, रेमेडीज करने के लिए डायरेक्शन देगा। नेक्स्ट सेक्शन 8, भूमि की बाउंड्रीज तय करना, मोजमाप करना, मैप बनाना। सेक्शन 4 के अंडर अगर जमीन पहले ही बाउंड्रीज नहीं की है तो, अगर जमीन को बाउंड्रीज नहीं की है तो सीमांकित करने की तरतूद कलेक्टर करेगा, मोजमाप करेगा। मैप अगर किया नहीं है तो मैनेजमेंट करेगा, मैप और मोजमाप करने के लिए कलेक्टर मैनेजमेंट करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 9, इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिस देना, लैंड का पोजेशन। सेक्शन 9 में क्या है कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उनको नोटिस देना। तो इसमें फर्स्ट लैंड का पोजेशन लेना है, ऐसा गवर्नमेंट को लगा तो, गवर्नमेंट का अगर फिक्स हो गया तो उस लैंड में जिसका जिसका इंटरेस्ट है तो उनको सभी को कॉम्पनसेशन का डिमांड रखने कलेक्टर बोलेगा कि आप अपना डिमांड रखो। ऐसा जाहिर नोटिस लैंड के नजदीक लगाएगा, कलेक्टर क्या करेगा, ऐसा नोटिस लगाएगा कि आप आपके ऑब्जेक्शन और जो भी कॉम्पनसेशन है वो आप दो। नोटिस में लैंड का पूरा डिटेल्स रहेगा, लैंड में इंटरेस्टेड सभी को पर्सनली या रिप्रेजेंटेटिव मार्फत कलेक्टर के सामने प्रेजेंट होने बोला जाएगा। पब्लिकेशन के बाद से 15 डेज के पहले ये सब नहीं होगा, जो भी कलेक्टर प्रेजेंट रहने बोलेगा तो वो 15 डेज के पहले नहीं होगा, ये सब नोटिस देने के बाद 15 डेज के पहले नहीं होगा। एटलीस्ट 15 डेज का समय होना चाहिए नोटिस के बाद ओनर्स के पास, और नोटिस में
ओनर्स के लिए स्पष्ट डायरेक्शन होगा कि उन्होंने कॉम्पनसेशन की रकम, पूरा लैंड का डिटेल्स, कितना इंटरेस्ट कितना है, लैंड का डिटेल्स कितना है, कितना बाउंड्री के इतना उसका लैंड है, कितना स्क्वायर फीट एरिया उस ओनर के अंडर है, कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। कलेक्टर को ये सभी डिटेल्स देगा। कलेक्टर कभी भी कोई भी मैटर में ऐसा रिटर्न में देने के लिए पार्टी को बोलेगा कि ये सब रिटर्न में दो, ऐसा कलेक्टर पार्टी को कभी भी बोलेगा। और एडवोकेट को रिटर्न में देने को बोलेगा, या फिर एडवोकेट को बोलेगा कि रिटर्न में दो, सिग्नेचर के साथ, पार्टी के सिग्नेचर के साथ। और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हो, या माइनर या हैंडीकैप, ल्यूनेटिक या फिर मैरिड, अनमैरिड, जो भी माइनर है, बालिग है, सज्ञान नहीं है, सज्ञान महिला है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव मार्फत उपस्थित होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए कलेक्टर नोटिस देगा। यानी सभी को नोटिस कलेक्टर देगा, उसमें माइनर, ल्यूनेटिक, उनके मार्फत जो भी गार्डियन है या फिर जो भी उनका मैनेजर है या जो भी ट्रस्टी है, उनको कलेक्टर उपस्थित होने बोलेगा। अगर इंटरेस्टेड का एड्रेस नहीं है और उसके कोई प्रतिनिधि का भी पता नहीं है, तो पहले जहां रहता था या उसके बिजनेस के एड्रेस पर नोटिस पोस्ट से भेजेगा, नोटिस पोस्ट से भेजा जाएगा। अगर वो व्यक्ति का एड्रेस नहीं है कलेक्टर के पास, तो वो व्यक्ति जहां लास्ट एड्रेस पे रहता था या फिर उसके बिजनेस एड्रेस पर वो नोटिस भेजा जाएगा। सेक्शन 10, नाम और इंटरेस्टेड पर्सन को उनके ऑब्जेक्शन देने के लिए डायरेक्शन देने लगाना कलेक्टर के राइट। सेक्शन 10 में कलेक्टर के राइट कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है तो उनके ऑब्जेक्शन देने के लिए डायरेक्शन देना, पार्टीज को बोलना कि आपके ऑब्जेक्शन क्या है, तो उसके लिए कलेक्टर के राइट्स डायरेक्शन देने के लिए। कलेक्टर ऐसे कोई भी व्यक्ति को जिसका उस लैंड में इंटरेस्ट है, को ओनर है या फिर को प्रोप्राइटर है, या फिर जिसने जो भी मॉर्गेजी है, वो लैंड अपने अंडर मॉर्गेज की है, जो भी मॉर्गेजी है या जो भी टेनेंट है या कोई भी अन्य इंटरेस्टेड है, ऐसे हर व्यक्ति के नाम निवेदन में, एप्लीकेशन में इंक्लूड है या हित संबंध है, या फिर ऐसा निवेदन देने से 3 साल उस पर्सन को, यानी 3 साल उस जमीन का प्रॉफिट या रेंट मिल रहा है, या कोई भी ऐसा पर्सन इंटरेस्टेड में जो 3 साल से उस लैंड पर रेंट ले रहा है या प्रॉफिट ले रहा है, या फिर जो कोई मॉर्गेजी है, या फिर जो भी कलेक्टर को निवेदन दिया गया है तो उसमें उन पर्सन का नाम शामिल है, तो वो सभी इंटरेस्टेड माना जाएगा। तो ऐसे पर्सन को कलेक्टर डायरेक्शन देगा कि उस व्यक्ति ने कलेक्टर को निवेदन देना चाहिए। ऐसे सभी को कलेक्टर क्या बोलेगा कि आप आपका निवेदन दो, रिटर्न में दो, एप्लीकेशन दो। ऐसा ऑर्डर कलेक्टर देगा, लेकिन ऐसा ऑर्डर करने के बाद 15 डेज का, एटलीस्ट 15 डेज का टाइम लिमिट्स पीरियड्स देना चाहिए पार्टी को कलेक्टर की ओर से। ऐसा ऑर्डर पूरा करना, निवेदन देना सेक्शन 9 अनुसार लाइबल है, पार्टीज के ऊपर बंधनकारक है ऐसा निवेदन देना। सेक्शन 11D, कलेक्टर ने जमीन का मोजमाप, मार्केट वैल्यू और ऑब्जेक्शन की इंक्वायरी करना, डिसीजन देना। कलेक्टर ने क्या करना, सेक्शन 11D के अंडर की जमीन का मोजमाप करना, वैल्यू ठहराना, मार्केट वैल्यू, और ऑब्जेक्शन जो भी आए है उनका इंक्वायरी करना और डिसीजन देना, हियरिंग करना, डिसीजन देना। 1, जिस दिन हियरिंग रखा है उस दिन कलेक्टर मोजमाप के संबंधी जो कुछ ऑब्जेक्शन है वो सुनेगा, और जिस दिन पब्लिकेशन हुआ है उस दिन का मार्केट वैल्यू, जिस दिन पब्लिकेशन हुआ है उस दिन का मार्केट वैल्यू, उस जमीन का जो भी मार्केट वैल्यू है, इंक्वायरी करेगा। इंटरेस्टेड पर्सन का लिस्ट बना के इंक्वायरी करेगा,
और सिग्नेचर अपने खुद के सिग्नेचर के साथ कलेक्टर डिसीजन देगा। लैंड का स्क्वायर फीट एरिया निकालेगा। कलेक्टर के अनुसार कितना कॉम्पनसेशन होना चाहिए वो अमाउंट कलेक्टर ठहराएगा कि कितना कॉम्पनसेशन का अमाउंट होना चाहिए। उस लैंड में इंटरेस्टेड पर्सन या उनके ऑब्जेक्शंस जिसको पता है, ऐसी व्यक्ति, वो सब व्यक्ति, ये सब कलेक्टर के सामने, सभी इंटरेस्टेड व्यक्ति जो कलेक्टर के सामने प्रेजेंट हो या नहीं भी हो, कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति, उन सभी में कॉम्पनसेशन का डिवाइडेड होगा। लेकिन अथॉरिटी ने जो ऑफिसर अपॉइंट किया है, उस ऑफिसर की परमिशन के बगैर कलेक्टर इस सेक्शन अंडर कॉम्पनसेशन नहीं दे सकता। कलेक्टर को क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो कलेक्टर को परमिशन नहीं है। कलेक्टर को उस अथॉरिटी की परमिशन लेना जरूरी है, डिस्कस करना, अहवाल देना जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट को। सेक्शन 11A, टाइम लिमिट कितना होना चाहिए अवार्ड देने का? अवार्ड मीन्स कॉम्पनसेशन, तो उसका टाइम लिमिट कितना होना चाहिए कॉम्पनसेशन देने का? पब्लिकेशन किया है तब से 2 साल के अंदर कलेक्टर डिसीजन देगा। 2 साल के अंदर नहीं हुआ तो लैप्स होगा। 2 साल के अंदर कलेक्टर ने वो लैंड के बारे में जो भी है वो डिसीजन देना चाहिए कॉम्पनसेशन का, नहीं तो प्रोसेस लैप्स होगा, वो इलीगल माना जाएगा। 2 साल का पीरियड काउंट करते समय अगर कोर्ट ने स्टे दिया है तो ये 2 साल का पीरियड काउंट करते समय अगर कोर्ट ने स्टे दिया है तो वो महीना या जो भी पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। इसमें केस लॉ है मथुरा प्रसाद राजधारिया एंड अदर्स वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट 1966, सिविल अपील नंबर 2194। सेक्शन कोर्ट ने इस मैटर में डिसीजन दिया है लैंड एक्वायर और लैंड ओनर इनके बीच किया हुआ कॉम्पनसेशन का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में यानी मार्केट वैल्यू का प्रॉपर प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो भी मार्केट वैल्यू का कौन सा प्रूफ है, तो जो भी एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गवर्नमेंट और पार्टी के बीच, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो भी रिटर्न में है तो मार्केट वैल्यू का वो प्रॉपर प्रूफ है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है ना कि इतना इतना मार्केट वैल्यू निकाला गया है असेसमेंट द्वारा और ये कॉम्पनसेशन दिया जाना है। कॉन्ट्रैक्ट की ए यानी गवर्नमेंट वो जगह ले रही है तो ए बी की जगह ले रही, इसलिए बी को